जी नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पंचाल और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम साइकोलॉजी जो है कर रहे हैं, पेडागोजी सीख रहे हैं, डीएसएसबी 2021 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एग्ज़ाम पीआरटी का हो, चाहे वो टीजीटी का हो और चाहे वो पीजीटी का हो। तो अभी हमारे सामने एक टारगेट है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी 2021 के लिए जो वैकेंसीज आई हुई है और मेरा नाम है गौरव पांचाल। डीएसएसबी एंड केवीएस क्वालिफाइड हूँ, सीटेट, एचटेट, यूपीटेट, रीट ये सारे क्वालिफाइड हैं मेरे। तो पेडागोजी एंड साइकोलॉजी पर हमारा मेन फोकस है क्योंकि काफ़ी मार्क्स वहाँ से कवर हो जाते हैं। तो चलिए आज का हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है मनोविज्ञान के स्कूल, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। कोशिश करूंगा बहुत अच्छे तरीके से समझाने की। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। एक बच्चे का ये एक डिमांड थी कि सर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी करवाना। लर्निंग मैं पहले करवा चुका हूँ, लर्निंग की जितनी भी थ्योरीज हैं लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं। तो प्लेलिस्ट आप जाकर चेक कर सकते हैं, उस प्लेलिस्ट में सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी मनोविज्ञान के स्कूल आज हम चर्चा करेंगे, जितने भी स्कूल हैं उनको आज हम देखेंगे। सबसे पहला स्कूल है बच्चों संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। मनोविज्ञान का प्रथम स्कूल है। अगर आपसे कोई पूछे कि साइकोलॉजी का फर्स्ट स्कूल किसको बोलते हैं तो आप कहेंगे सर संरचनावाद को बोलते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म को बोलते हैं। इसकी जो स्थापना है ईबी टिचनर ने की, ठीक है, अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में। और आपको पता होना चाहिए कि जो ईबी टिचनर थे ये विल्हेम वुंड के शिष्य थे भाई। विल्हेम वुंड के क्या थे बच्चों? शिष्य थे, ठीक है। अब कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे 1879 में विल्हेम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी लिप्जिग में। अब कई बच्चे कहते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों, क्योंकि दोनों ही संरचनावादी हैं, क्योंकि उनके गुरु रहे, उनके शिष्य रहे। तो यहाँ पर कंफ्यूजन ये होती है कि संरचनावाद की स्थापना किसने की। तो उत्तर इसका आएगा बच्चों टिचनर। ईबी टिचनर ने इसकी स्थापना की, विलियम वुंट नहीं आएगा, क्योंकि वुंट ने प्रयोगशाला जो बनाई, लेबोरेटरी जो बनाई थी, उसकी स्थापना विलियम वुंट ने की थी। लेकिन संरचनावाद की स्थापना ईबी टिचनर ने की, और कहां से की? अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से की थी। इतनी बात पता होनी चाहिए, फैक्ट्स हैं। संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान चेतन अनुभूतियों का अध्ययन था। अब संरचनावादी विलियम वुंट भी है, टिचनर भी है, क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान क्या है? चेतन अनुभूतियों का अध्ययन है, चेतन अनुभूतियों का विज्ञान है। अब चेतन अनुभूति क्या होती है? सिगमंड फ्रायड ने अपना एक मनोविश्लेषण के नाम से एक थ्योरी दी है, जिसमें इन्होंने चेतन, अर्धचेतन और अचेतन तीन कंसेप्ट्स बताए हैं। जिसमें चेतन का मतलब होता है कि जो चीजें हमारे माइंड में हमेशा रहती है। जैसे मान लो मैं आपका नाम पूछूं आपसे, तो आपको हमेशा याद रहेगा, आप तुरंत बता देंगे। अगर सो भी रहे होंगे तब भी बता देंगे। आपका फोन नंबर है, आपका घर का एड्रेस है, यानी कि आपके चेतन मन के अंदर होता है। अर्धचेतन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, कुछ प्रयासों के बाद, कुछ एफर्ट्स के बाद हमें याद आ जाते हैं। अनकॉन्शियस जो अचेतन होता है वो हमें याद नहीं रहते, वो हमारे एक डीप में चले जाते हैं, माइंड के बहुत ही गहराई में चले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियस। तो चेतन अनुभूतियों को इन्होंने मनोविज्ञान कहा है। आगे चर्चा करते हैं एक बार। चेतन अनुभूतियों को अंतर्निरीक्षण विधि द्वारा तीन तत्वों में बांटा जा सकता है। सबसे पहली विधि अगर आपसे कोई पूछे तो कौन सी विधि है बच्चों? अंतर्निरीक्षण विधि, ठीक है। सबसे पहली विधि जो बनाई है विल्हेम वुंड और टिचनर के द्वारा, अंतर्निरीक्षण विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, मतलब अपने अंदर झांकना, अपनी मन की गहराइयों को देखना, अपने बारे में जानना, मतलब अपने आप का अवलोकन करना, ठीक है। अंतर्निरीक्षण विधि द्वारा तीन तत्वों में बांटा जा सकता है। पहला बताया संवेदना, सेंसेशन, मतलब चेतना के ही ये हिस्से हैं। संवेदना सेंसेशन, प्रतिमा इमेज, और तीसरा अनुराग अफेक्शन। सेंसेशन, हमें कुछ चीज सेंस होती है। अब सेंसेशन जो है, अब पांच चीजें हैं, पांच हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। सुनना, देखना,
चखना टेस्ट करना, सूंघना स्मेल करना और स्पर्श टच करना। तो सेंसेशन, जैसे मान लो आपकी पॉकेट में मोबाइल फोन है और मोबाइल वाइब्रेट होता है तो आपको सेंसेशन होती है। क्यों? टच हो रहा है, वाइब्रेट होगा, टच होगा तो सेंसेशन, तो वो चेतन अनुभूति है एक तरह की। प्रतिमा इमेज, आप यहाँ बैठे हैं लेकिन आपके दिमाग में कोई इमेज बनी हुई है किसी स्थान की, किसी प्लेस की, किसी ऑब्जेक्ट की, तो वो आप उसको बैठे बैठे यहाँ पर आपके दिमाग में इमेज है, आप उसको सोच पा रहे हैं, वो चेतन अनुभूति है। अनुराग अफेक्शन, अफेक्शन यहाँ पर हम भाव फीलिंग की बात कर सकते हैं, यहाँ पर हम जो है इमोशंस की बात कर सकते हैं। ठीक है, इमोशंस की बात कर सकते हैं, दुख है, सुख है, डर है, तो ये सारी चीजें हमारी चेतन अनुभूति होती है और अंतर निरीक्षण विधि द्वारा इनको हम 3 तत्वों में बांटते हैं, सेंसेशन, इमेज एंड अफेक्शन। ठीक है, दूसरा आता है बच्चों प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। कम शब्दों में अच्छा बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो आप मुझसे। प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म की बात करेंगे। स्थापना किसने की बच्चों? विलियम जेम्स, एच ए कार्ड, जॉन ड्यूवी, जेम्स एंजल। 4 मनोवैज्ञानिकों के मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं। जेम्स एंजल है, जॉन ड्यूवी है, एच ए कार है और विलियम जेम्स है। और आपसे पूछे कहां से शुरुआत की, तो शिकागो विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की थी भाई। प्रकार्यवाद है। ठीक है, प्रकार्यवाद के अनुसार मनोविज्ञान केवल चेतना का विश्लेषण करना नहीं है। अब देखो, इससे पहले था संरचनावाद, वो कह रहे हैं मनोविज्ञान सिर्फ क्या है? चेतन अनुभूतियों का अध्ययन है। लेकिन प्रकार्यवादी कह रहे हैं कि केवल चेतना का विश्लेषण करना नहीं होता, बल्कि चेतना व्यक्ति को समाज में समायोजन करने में किस ढंग से मदद करती है। अब देखो, फंक्शनलिज्म यानी कि कहीं ना कहीं फंक्शन की बात आएगी, कहीं ना कहीं प्रक्रिया की बात आएगी। तो जो हमारा चेतन अनुभूति है वो हमें समाज में किस तरह एडजस्ट होने में हमारी मदद करती है, ये उस पर फोकस करते हैं। हमारी हेल्प किस तरह करती है कि हम एक समाज में रहते हुए अपने आप को ढाल लें, अपने आप को समायोजन हम वहां पे दिखा सके, अपने आप को एडजस्ट कर सके। ठीक, इस स्कूल में व्यक्ति की मानसिक क्रिया तथा अनुकूली व्यवहार के अध्ययन पर बल डाला जाता है। ये जो फंक्शनलिज्म है, इसमें व्यक्ति की जो मानसिक क्रियाएं होती है, जो मेंटल एक्टिविटीज होती हैं, चिंतन करना, समस्या समाधान करना, ये सभी जो हमारी मानसिक क्रिया हैं, तथा अनुकूली व्यवहार के अध्ययन पर बल डालते हैं भाई। अब अनुकूली व्यवहार क्या होता है? एडेप्टिव बिहेवियर, जैसे प्रत्यक्षण, स्मृति, भाव, निर्णय, इच्छा, ये सभी हमारे क्या है बच्चों? एडेप्टिव बिहेवियर है। तो इन पर मेनली फोकस करता है जो हमारी मेंटल एक्टिविटीज हैं उन पर, और जो एडेप्टिव बिहेवियर होते हैं जैसे परसेप्शन, प्रत्यक्षण, जो हम अपनी सेंसेस से तुरंत जो हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, परसेप्शन कहलाता है। स्मृति, ज्ञान को धारण करने की जो क्षमता है। फीलिंग्स, भाव, इमोशंस। निर्णय, किसी भी चीज के बारे में एक जजमेंट करना, एक निर्णय लेना, एक कंक्लूजन पर पहुंचना। इच्छा, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, जो हमारी विल है, ये सारी चीजें हमारी आती है एडेप्टिव बिहेवियर में। तो इसी पर ये ज्यादा फोकस करता है ये जो स्कूल है। ठीक है, प्रकार्यवाद। तीसरा आता है बच्चों व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। स्थापना की है 1913 में जेबी वॉटसन ने। ठीक है, और कहां से की? जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय। व्यवहारवाद के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है भाई, सिंपल सी बात है। व्यवहारवाद की बात कर रहे हैं तो मनोविज्ञान किसको बोला गया है? व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। व्यवहार का अध्ययन करने के लिए प्रेक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, अनुबंधन, कंडीशनिंग और परीक्षण इत्यादि शामिल हैं। जब हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं, आप एक टीचर हैं, आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते आपने व्यवहार का अध्ययन किया, आप जान जाते हैं 1 महीने 2 महीने में किसी का व्यवहार देखकर आप बता देते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है, ये व्यक्ति कैसा है। तो आप उसमें प्रेक्षण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके व्यवहार को देखते हैं, अवलोकन करते हैं। आप टीचर हैं तो आप बच्चों के व्यवहार को देखेंगे, तो यानी कि देखकर बताएंगे। अनुबंधन से भी पता लगता है, कंडीशनिंग से पता लगता है कि किस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। और परीक्षण, जो हम टेस्ट लेते हैं, बच्चों के एग्जाम्स लेते हैं, उनसे भी बच्चों के व्यवहार का पता लगता है। इस स्कूल में पेवलव, स्कीनर, गुथरी, टॉलमैन मनोवैज्ञानिकों का योगदान रहा। ये आप याद रखना, जो बिहेवियरिस्ट हैं, पेवलव है, स्कीनर है, गुथरी है, टॉलमैन है, तो ये सभी व्यवहारवादी हैं। इनका इस स्कूल में काफी योगदान रहा है। यह द्वितीय बल के रूप में जाना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं स्टार बना रहा हूं। द्वितीय बल के रूप में कौन सा स्कूल जाना जाता है? तो आप बता देंगे व्यवहारवाद।
द्वितीय बल के रूप में इसको जानते हैं, इट इज नोन एज सेकंड फोर्स। चौथा आता है बच्चों गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। स्थापना की है जर्मनी में मैक्स वर्दाइमर के द्वारा 1912 में इन्होंने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की शुरुआत की थी। जर्मनी से शुरुआत हुई है, मैक्स वर्दाइमर ने की है। वैसे जो गेस्टाल्टवादी हैं कई सारे हैं, वर्दाइमर है, कोहलर है, कॉफका है, लेविन है, लेकिन जो शुरुआत किसने की, ये मैक्स वर्दाइमर का नाम आता है बच्चों, 1912 में की, जर्मनी से की। इनके अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और चेतना, गेस्टाल्टवादी कहते हैं व्यवहार का भी अध्ययन है और चेतना का भी अध्ययन है, इन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया। व्यवहार में संपूर्णता के अध्ययन पर अधिक बल दिया है। देखो गेस्टाल्ट का मतलब ही ये होता है अपने आप में संपूर्ण, अपने आप में कंप्लीट, अपने आप में होल, समग्र, ठीक है। तो कहीं ना कहीं व्यवहार में संपूर्णता के अध्ययन पर बल डालते हैं, गेस्टाल्ट का अर्थ भी यही होता है, संपूर्णता की बात करते हैं। इसके अनुसार संपूर्ण अपने अंश से भिन्न होता है, बिल्कुल सही बात है। एक पेन है और पेन की जो कैप है वो एक अंश है, जब कैप हमने लगाई तो वो एक संपूर्ण बन गया। तो संपूर्ण और अंश अलग तो होगा ही, वो यही बात बोलते हैं। इसमें वर्दाइमर, कर्ट कोफका और वॉल्फगैंग कोहलर भी शामिल हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक इसमें शामिल हैं। तो संपूर्ण और अंश की बात करते हैं, संपूर्णता की बात करते हैं। जैसे मैं अगर आपको किसी विधि के द्वारा बताऊं तो जो हमारा संश्लेषण विधि होती है वो इसमें शामिल होती है, संश्लेषण विधि, सिंथेटिक मेथड, जिसमें हम संपूर्णता की बात करते हैं। पांचवा आता है बच्चों मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस। इसको हम गतिक मनोविज्ञान भी कहते हैं, डायनामिक साइकोलॉजी भी कहते हैं। इसकी स्थापना जो की है सिगमंड फ्रायड ने की है। फ्रायड ने कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय दिए हैं, जैसे इड, ईगो, सुपर ईगो। इसको हम इदम, अहम, पराहम कहते हैं। इन्हें डिटेल में समझने के लिए मैं पर्सनैलिटी एक टॉपिक आपको सिखाऊंगा, व्यक्तित्व, तो उसमें मैं आपको उसको डिटेल में समझाऊंगा। अगर शॉर्ट में बताना चाहूं तो इड जो होता है ये पशुता पर आधारित, मतलब एक सेल्फिश, इसको हम बोल सकते हैं, एनिमल लाइक बिहेवियर करता है, सेल्फिश किस्म का इंसान होता है। ईगो वाला जो व्यक्ति होता है वो इड और सुपर ईगो के बीच में एक बैलेंसिंग का काम करता है। सुपर ईगो वाला जो होता है वो सैक्रिफाइस करने का काम करता है, बलिदान देने का काम करता है। बस इतनी बात आप समझ लो। अभी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस जो कंसेप्ट दिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसको बोलते हैं चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। चेतन मतलब जो हमें हमेशा याद रहता है, अर्धचेतन मतलब जो हमें कुछ प्रयासों के बाद याद आ जाता है, और अचेतन मतलब जो हमें याद नहीं आता है। इनको भी डिटेल में सीखेंगे हम। इन्होंने मनोलैंगिक संप्रत्यय भी दिया है, साइको सेक्सुअल कंसेप्ट दिए हैं बच्चों इन्होंने, जिसमें इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हैं, 5 अवस्थाएं बताई है। साइको सेक्सुअल थ्योरी इन्होंने दी है, अपने मनोविश्लेषणवाद के अंदर ही आती है चीजें। तो वो पांचों जो स्टेजेस हैं उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बस आपको थोड़ा सा स्कूल्स के बारे में ही सीखना है, डिटेल में आप यहाँ पर मत जाओ, क्योंकि फिर वो हम आउट ऑफ ट्रैक हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिर्फ एक मोटा मोटा बता रहा हूँ कि कंसेप्ट सिगमंड फ्रायड ने क्या क्या दिए हैं। इड, ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड 5 स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल कंसेप्ट्स। ठीक, इसे मनोविज्ञान के प्रथम बल के रूप में जाना जाता है। 2 क्वेश्चंस बन गए आपके, एक अभी पीछे आया था द्वितीय बल, अब यहां पर आया प्रथम बल। प्रथम बल के रूप में किसको जानते हैं, मनोविश्लेषण को। द्वितीय बल के रूप में किसको जानते हैं, व्यवहारवाद को। ठीक है, 2 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए, क्लियर है। छठे पे आ जाते हैं बच्चों हॉर्मिक मनोविज्ञान, हॉर्मिक साइकोलॉजी। इसकी स्थापना की है सर विलियम मैकडूगल ने। इन्होंने मनोविज्ञान को जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान कहा है। बर्ताव की जगह यहाँ पर आचरण शब्द का भी इस्तेमाल किया है इन्होंने, आचरण भी कहा है, बर्ताव भी कहा है, क्योंकि उस समय व्यवहार शब्द नहीं आया था। तो इन्होंने क्या कहा, मनोविज्ञान क्या है, जीवित जीव जंतु, जो भी हमारे लिविंग क्रिएचर्स हैं, उनके एक पॉजिटिव साइंस ऑफ द कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर्स, उनके आचरण का धनात्मक विज्ञान, एक पॉजिटिव साइंस बताया है मनोविज्ञान को इन्होंने, जीव जंतुओं के व्यवहार से संबंधित। ठीक है, ये जो कंडक्ट होता है ना, कंडक्ट मतलब आचरण, आचरण मतलब व्यवहार। मैकडूगल ने उद्देश्यपूर्ण व्यवहार के अध्ययन पर बल डाला है, और उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का शक्ति बल मूल प्रवृत्ति होता है। देखो मैकडूगल ने उद्देश्यपूर्ण व्यवहार, जो हमारा पर्पसिव बिहेवियर होता है, मतलब किसी भी काम को हम करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ हमारा रीजन होता है, कुछ ना कुछ कारण होता है।
तो उद्देश्यपूर्ण व्यवहार के अध्ययन पर बल डाला है, और जो उद्देश्यपूर्ण व्यवहार होते हैं वो हमारा मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। जो हमारे इंस्टिंक्ट्स होते हैं, इंस्टिंक्ट्स जो होते हैं हमारे बच्चों, ये जन्मजात होते हैं, इन्नेट होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो इंस्टिंक्ट्स पर आधारित है पर्पसिव बिहेवियर, और पर्पसिव बिहेवियर की स्टडी सर विलियम मैकडूगल ने की है, इस पर वो फोकस करते हैं। तो हार्मिक मनोविज्ञान एक तरह से मूल प्रवृत्ति पर आधारित है, और कहीं ना कहीं मूल प्रवृत्ति जो होती है ना बच्चों, ये संवेग से भी जुड़ी हुई होती है, ठीक है, इमोशन से भी जुड़ी हुई होती है, और जन्मजात होती हैं। अब कोई बच्चा पैदा होता है, उसको क्या पता कि भाई मुझे रोना है तो मुझे खाना मिलेगा, उसको भूख लगती है तो रोता है, चोट लगती है तो रोता है, किसी ने उसको डराया तो आंख बंद कर लेता है। ये चीजें उसको किसने सिखाई? नहीं सिखाई, क्योंकि जन्मजात है, ये उसकी मूल प्रवृत्ति है, लेकर पैदा हुआ है वो इस चीजों को, ठीक है। तो ये बच्चों 6 हमारे स्कूल थे मनोविज्ञान के। आशा करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ नहीं आई है, कोई बात में डाउट अगर आपको लगता है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम पूरा जितना भी हमारा ये टॉपिक्स इसमें शामिल होते हैं साइकोलॉजी पेडागोजी के, हम सभी को सीखेंगे। शॉर्ट वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा। पूरी लंबी वीडियो देखना मुझे लगता है कि हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसीलिए छोटी छोटी वीडियोस में हम चीजों को कवर करेंगे। और मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।